तरीके से डिसइंटीग्रेट करता है और बनाता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैस है। और ये मैंने जब आपको बताया था इस यूनिट की जब हम शुरुआत कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस और ये ग्रीन हाउस है क्या, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर के कारण। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है कि हमारा सन है, सूर्य, और ये हमारी पृथ्वी पर किरणें भेज रहा है जिससे कि हमको ऊष्मा महसूस होती है, थर्मल एनर्जी में। और साथ ही साथ ओजोन जो था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दो लेयर्स जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में हमारा जो ओजोन है, O3 की जो सरफेस है ये जरूर कम होती जा रही है, लेकिन ये हमारे को क्या रोकती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो यदि हम ये ओजोन ना हो तो यदि सूर्य की रोशनी में हम खड़े हो जाए तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण हमारे स्किन जो है, हमारी जो स्किन है वो जलने की आशंका बढ़ जाती है। आप ब्यूटी क्रीम लगाएंगे, यदि क्रीम खरीदेंगे तो उसमें लिखा होगा यूवी, दैट इज सेम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यदि आप अपने मोबाइल फोन में आज की डेट में आज का तापमान देखेंगे, आता है ना तापमान, बादल है, पानी गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला, टेम्परेचर कितना है, तो उसमें आप देखिए यूवी आज का कितना रहेगा एस्टिमेटेड, ऐसे ये भी बताता है ना। तो ये यूवी से क्या रोकता है, सिर्फ ओजोन से क्या रोकता है, यूवी रेडिएशन, ठीक है। लेकिन जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये इससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये हमारी अर्थ के बाहर का एटमॉस्फेयर है, जिसमें पहले क्या होता था कि सूर्य से किरणें आती थी, पृथ्वी तक टकराती थी, कुछ किरणें अंदर आती थी, कुछ बाहर चली जाती थी। ये नेचुरल फिनोमिना था, नेचुरली जलता घटता बढ़ता रहता था और हमारी पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता था। क्यों तापमान मेंटेन रहता था, हमारी पृथ्वी का यदि सूर्य से तापित न हो, यदि इसको ऊष्मा न मिले तो इसका तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह तापमान, ग्रीन हाउस गैस के कारण या ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पृथ्वी गर्म रहती थी। ये कब की बात बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं आपको 1880, वहां तक ऐसा था 1880 में। लेकिन पिछले 50-100 सालों में हमारी जनसंख्या बढ़ने, हमारे जो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो उपलब्ध स्रोत हैं उसकी ज्यादा वृद्धि और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, हमारे औद्योगिकरण से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब अर्थ के बाहरी एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसके कारण यह ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। और इस ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, अब इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। फिर से ये सन, ये दोनों सन, यह सेम डायग्राम, कोई चेंज नहीं। हमारी अब इस लेयर को हमने थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने लिखा है आपको कार्बन मिथिलीन CH2 और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए NOH, CH4, CO2, SF6 और CFC। ये CFC हम पहले देख चुके हैं। अब ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, ये सब जो गैसेस है ये ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। तो पहले जो ये लेयर इतनी सी थी, शायद ये और ये बराबर समझें, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस जो पहले बराबर थी। सन से प्रॉपर रेडिएशन आता था, थोड़ा गर्म होता था, थोड़ा बाहर निकल जाता था, जितना रिक्वायर्ड है उतना चलता था और हमारा तापमान बराबर था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण के कारण हमने जो गैसेस उत्पन्न की ड्यूरिंग द प्रोडक्शन लेने के इससे, तो ये जो हमारी थिकनेस है वो ग्रीन हाउस गैसेस की ये क्या होगी, बढ़ गई। ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड,
CH4 CF6 CF6, इससे इसकी जो थिकनेस क्या है ये बढ़ गई। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इसी थिकनेस है, इसका थिकनेस है जो हमारी अर्थ के बाहर बढ़ गई। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो सन से रेज आ रही है वो पृथ्वी से टकरा तो रही है लेकिन रिटर्न कम जा रही है। जो रिटर्न वापस एटमॉस्फेयर में जो हीट चली जाती थी, ऊष्मा हीट, ये जैसे इसमें और इसमें चली जाती थी, नेचुरल प्रोसेस थी, नेचुरल प्रोसेस थी, बाहर निकल जाती थी हीट, वो अब बाहर नहीं जा रही है। और वो क्या हो रहा है, इन गैसेस के कारण ये हीट यहीं घूम रही है, यानी कि हमारी अर्थ को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। तो इसलिए तापमान में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि के कारण हमारे यहाँ के जो इनबैलेंसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जितनी गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 CO2 SF6 CF6, ये सब क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। क्योंकि इसके बाद जब हम सोलर पढ़ेंगे, जब सोलर को पढ़ेंगे तो उस सोलर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बाहर से आने वाली सन की रेज है वो हमारे यहाँ जब हम इसको बढ़ाने की हमको कितनी मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है और इससे हमको क्या होता है एग्जैक्टली। जो सन से आती है अर्थ तक वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ये वहीं रहती है, नीचे भी नहीं आ पाती है और सिर्फ हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। और इससे ग्रीन हाउस गैसेस के होने वाले इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके दुष्परिणाम, ग्रीन हाउस गैस की लेंथ के बढ़ने के दुष्परिणाम, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है ना हर साल। ये कब से हो रहा है, ये 1980 से तो हो ही रहा है, लेकिन ये कितना बढ़ता है, ऑन एंड अराउंड 8.75 डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान कभी कम कभी ज्यादा ऐसा भी होता है। यदि 11 साल का एवरेज है तो 1 डिग्री तापमान तो बढ़ ही जाता है, समझ रहे। तो ये इसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान पहली बात बढ़ रहा है। दूसरा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो जो एटमॉस्फेयर में जो फ्लो होता था, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा अंदर आती थी, ऊष्मा अंदर आने से टेम्परेचर हमारा पृथ्वी का मेंटेन रहता था, वो टेम्परेचर अब बढ़ गया है। वो बढ़ने के कारण जो अर्थ, हम अब इसको देखते हैं, हमारे ट्रोपोस्फियर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ट्रोपोस्फियर, यहां तक पूरी 90% जो गैस है वो खत्म हो जाती है, 1% ही वहां जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सब गैसें ट्रोपोस्फियर में रहती है। उसके बाद एयर रहती ही नहीं है, ऊपर हवा नहीं रहती है जिससे हम सांस ले सकें। तो उसमें क्या होता है कि जो ये अंदर वाली हवा है वो क्या हो जाती है, एयर पॉल्यूटेड, दूषित हो जाती है हवा। इस हवा के दूषित होने के कारण हमें जो श्वसन से जो होते हैं, जो खासकर हम जो इनहेल करते हैं हवा, वो हवा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरण प्रॉपर नहीं आ पाती, आती है तो टेम्परेचर राइज होता है, उससे कुछ होता नहीं है, जिसके भी कारण एयर पोल्यूशन फैलता है और जिसके भी कारण हम बीमार हो जाते हैं। ये सबसे गंभीर समस्या है। देखिए अभी हम मास्क लगा रहे हैं, शायद सूर्य की ऊष्मा में रहेंगे तो ये जो कोरोना है वो शायद डाउन रहेगा, लेकिन ऊष्मा का लेवल एक जैसा है क्या, नहीं है। आज ठंडी है, शायद कल गर्मी हो जाएगी। इस तरीके से हमारे टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण एयर पोल्यूशन तो रहता ही है और साथ ही साथ हमारी हेल्थ पर भी बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, हेल्थ अफेक्ट। इसका नेक्स्ट और लास्ट सबसे बड़ा है, जो आप यहाँ पर भी रहते हैं और कभी कभी देखते भी होंगे कि कभी भी ड्यू टू हीट इंक्रीज वाइल फॉरेस्ट बर्निंग, जंगलों में ऑटोमेटिक आग लग जाती है। अब यहाँ पर आग लगना, जो बस्तर में आग लगती है उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण आग लग जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका के कुछ पार्ट
इसमें आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी भी वहां पर जंगलों में आग लग जाती है, तो वो किसके लिए किस कारण से होती है? सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के कारण। यहाँ पर बस्तर में जो आग लगती है किस लिए होती है? लगती है महुआ बीनने के कारण, क्योंकि महुआ बीनने के लिए जो उनका निर्धारित पेड़ है उसके नीचे का जला देते हैं जो कचरा है, और जब महुआ गिरेगा तो हम डायरेक्टली उसको सही तरीके से कलेक्ट कर सके, इसलिए हम इसको करते हैं। तो ये वाइल्ड फॉरेस्ट जो बर्निंग है ये सडनली होता है और इतना ज़्यादा होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण आप उसको रोक नहीं सकते, और पतझड़ के बाद और गर्मी के स्टार्ट होने के पहले ये अक्सर पकड़ती है और आप न्यूज़पेपर में देख भी सकते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, तो हमको इन गैसेस को कम से कम करने का विचार करना चाहिए। तो ये कैसे विचार कर सकते हैं हम? सबसे पहले NOx कहाँ से आता है? चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है मोस्ट ऑफ द परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके सबसे लास्ट कुछ अन्य गैस है जिसको हम बोलते हैं 1%। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मिनिमम, सबसे पहली जो मुख्य गैस तो यही है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से आती है? कई स्रोतों से आती है, ऐसा एक जगह से नहीं कह सकते। हम कोल जलाते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में, बॉयलर के थ्रू जब स्टीम बनाते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमारे जो हम यदि अपनी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, परिवर्तित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में ऊपर जाते जाते, वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत है ना। नाइट्रस ऑक्साइड सेम, ये जो हम जब हमारा किसान जमीन को खोदता है नई फसल बोने के लिए, तो उसमें से निकलने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड ही रहती है। जो खाद डालते हैं नाइट्रोजन डालते हैं, यदि आप किसी किसान को पूछेंगे तो आपको पता रहेगा, तो वो भी एक तरीके का, जितने भी हम डालते हैं यूरिया, पोटाश, DAP, ये सब क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करते हैं और हवा में भेजते हैं। CH4 मीथेन, ये कहाँ से होती है? गोबर गैस, गोबर जो रहता है काउस डंग या किसी भी अन्य, अब काऊ हमारे यहाँ काऊ और गोट सबसे ज्यादा है पशुपालन में, उनसे निकलने वाला जो उनका जो एक्सट्रैक्ट है उससे निकलने वाला जो गैस है वो CH4 है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि वो जो गोबर है उसको हम कलेक्ट करें, प्रॉपरली गोबर गैस प्लांट में डालें, और इंस्टेड इधर उधर पड़ा होकर जो एटमॉस्फेयर गर्म कर रहा है उसके बजाय हम अपने घर में उस गैस का प्रयोग करें। गैस की जो गोबर गैस प्लांट है उसको लगाएं और उसका प्रयोग करके घर में अपना चूल्हा जलाएं। तो ये सब गैसेस को हमको कम करना है, तब हमारी जो पृथ्वी है वो रहने के योग्य रहेगी, और इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोसेस, बेसिक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का सब्जेक्ट है, ये इसी से रिलेटेड है कि कैसे करके हम इन गैसों को कम करें और अपनी पृथ्वी को सुरक्षित बनाएं, और इसकी जो लेवल है वो पूर्व की तरह लाएं। ये हमारा मेन पर्पज है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है साल दर साल, और इसको हमको कम रखना है। तो अभी आपने देखा होगा CO2 को मेंटेन करने के लिए सरकार ने क्या किया, जो अब गाड़ी आई है मार्क 6 BS मार्क 6 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित BS6, वो 6 ग्रेड की गाड़ी जो है वो पोल्यूशन कम छोड़ती है। हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल भी ले लीजिए आप, उसमें कार्बोरेटर हटाकर क्या कर दिया, MPFI लगा दिया, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन कंप्यूटराइज्ड चिप लगा दिए, ताकि जो आपकी पेट्रोल की मात्रा है वो बिल्कुल जितनी जरूरत हो, जैसे आपने एक्सीलेटर घुमाया और पेट्रोल की आवश्यकता महसूस हुई, उतना ही वो आपको पेट्रोल उसके अंदर छोड़ के इंजन में और उसको बर्न करेगा, एक्सेस फ्यूल बर्न नहीं करेगा। तो हम भी यदि बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने की क्षमता रखते हैं तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, हमें छोटी गाड़ी खरीदना चाहिए। लोग हम पर बोले कि भैया आप बड़ी गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकते, छोटी क्यों नहीं खरीद सकते, हम छोटी में ही करना चाहिए, ड्यू टू दिस बिकॉज यू वांट टू सेफर आवर अर्थ। हमें अपने
जो पृथ्वी है उसको, उसकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी थिकनेस को हमको कम करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सोलर रेडिएशन जो हमारा आ रहा है, और उस सोलर रेडिएशन जो आ रहा है वो पृथ्वी पर कैसे आ रहा है, कितना आता है, कितना हमारा कैलकुलेशन है, और फिर सोलर के जो डिफरेंट आइटम्स हैं उसको भी हम साइमल्टेनियसली स्टडी करने की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मुझे लगता है कि हम अब इस पोजीशन में होंगे कि हर दिन एक प्रैक्टिकल लिख सकें, मतलब इस पोजीशन पर आएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल पीरियड है, और प्रैक्टिकल लिख सके समझकर, ऐसा इस सिचुएशन पर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास तो नहीं, नेक्स्ट क्लास से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सोलर रेडियंस जो आता है, सोलर इंसोलेशन जो होता है वो सब क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम सीधे जो डिफरेंट सोलर एप्लीकेशन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए बंद करिए।